आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे लेखांकन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और लेखांकन के नियम क्या। तो सबसे पहले हम करते हैं लेखांकन की परिभाषा। व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को पुस्तकों में लिखने, उनका वर्गीकरण करने, उनका सारांश निकालने, प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की एक कला है। बात करते हैं इसके अर्थ की। जो लेखांकन है वित्त की भाषा का कार्य करती है और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी हमें मिलती है, और जो भी व्यवसाय के बारे में जानना चाहता है तो लेखांकन व्यवसाय के कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके देता है, जिसको जो भी जानकारी चाहिए वो इन खातों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और इनकी तुलना कर सकता है। बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की। जिस तरह से आदमी का, इंसानों का भी लाइफ साइकिल होता है, पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा, फिर बूढ़ा, इस तरह से अकाउंटिंग का भी एक साइकिल होता है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होता है, और प्रति वर्ष यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है सबसे पहले है लेखांकन यानी कि ट्रांजैक्शन। सबसे पहले व्यवसाय में लेन देन होते हैं। जो भी लेन देन होता है उसे पुस्तकों में लिखा जाता है, यानी कि जर्नल एंट्री। यदि व्यवसाय बड़ा है तो जर्नल एंट्री करने के लिए 8 पुस्तकों का प्रयोग करता है, जिसे सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। और व्यवसाय छोटा है तो जर्नल एंट्री के लिए वो एक सिंगल बुक का यूज़ कर सकता है, जिसे जर्नल एंट्री बुक कहते हैं। डिटेल में आगे हम कभी पढ़ेंगे। तो तीसरा है लेजर। तो सबसे पहले लेन देन हुआ जो डेली चलते रहते हैं व्यवसाय में। दूसरे नंबर पर जो भी लेन देन हुआ उसे हमने पुस्तकों में लिख लिया। तीसरे नंबर पे जो पुस्तकों में लिखा है उसमें डेली लिखते हैं हम। जो भी लेन देन है हमारा, मान लीजिए एक दिन में 100, 200, 300, 500, 1000, लाखों की संख्या में हमारे ग्राहक आते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ही प्रकृति के यानी कि परचेज की सभी एंट्री एक जगह, सेल की एक जगह, राम से संबंधित खाते में, शाम से संबंधित खाते में, तो एक प्रकृति की जो लेन देन है उन्हें एक ही खाते में लिख लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को लेजर यानी कि खाता बही कहते हैं। कभी आपको किसी की जानकारी चाहिए, मान लीजिए राम की, तो राम का खाता खोले और उसका सारा जो रिकॉर्ड है उस खाते में आपको मिल जाता है कि कब कब वो आपसे सामान लेकर, कब कब वो पैसे जमा करवा गया। तो तीसरा स्टेप है खाता बही। जितने लेन देन होते हैं उन सभी को खातों में लिख लिया जाता है उनकी प्रकृति के अनुसार। चौथा है ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट। तो जब खाते बन जाते हैं सभी के, तो हर खाते का कुछ ना कुछ बैलेंस निकलेगा। किसी से लेना, किसी से देना, किसी का डेबिट बैलेंस और किसी का क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तलपट के अंदर सभी डेबिट बैलेंस को एक साइड में लिख लिया जाता है और सभी क्रेडिट बैलेंस को एक साइड में लिख लिया जाता है, और फिर इनका मिलान किया जाता है। दोनों मिलने चाहिए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए। इन जितने हमने लेने हैं उतने ही लोगों ने हमारे देने हैं। इससे जो है हम चेक कर सकते हैं कि अब तक हमारा जो लेन देन चल रहा था, जो लेखांकन है वो सही जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लाभ हानि खाता। तो व्यवसाय के द्वारा लाभ हानि खाता बनाया जाता है यह जानने के लिए कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय को कितना लाभ या हानि हुई, यह जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। उसके बाद बनता है बैलेंस शीट यानी वित्तीय स्थिति विवरण। तो बैलेंस शीट बनाई जाती है किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए कि व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं, कितने उसके दायित्व हैं, कितनी उसकी खुद की पूंजी है, कितना देना है, कितना लेना है, डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, या आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे सब बातें। तो ये जानने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट को बनाया जाता है। और अंत में आता है इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। जो भी हमारे पास खातों के रूप में
अंतिम परिणाम आते हैं उनके आधार पर जो ओनर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या प्रबंधक हैं, उनको एनालिसिस करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भविष्य के निर्णय लिए जाते हैं। यदि जो कमियां रह गई हैं उसको दूर किया जाएगा और इस तरह से इनको स्टडी किया जाता है। जो लेन ट्रांजैक्शन है इसको डेली लिखा जाता है पुस्तकों में। जर्नल एंट्री ये भी डेली होती हैं और लेजर जो है ये महीने के एंड में बनाई जाती हैं। महीने वाले दिन हम खातों का टोटल कर देते हैं कि कितना किससे लेना है, किससे कितना देना है। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब साल के वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से ये इसकी प्रक्रिया है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। तो हमने पढ़ा पहला स्टेप था ट्रांजैक्शन। जो भी लेन देन होता है उसकी हमने पहचान करनी है भी किन लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाएगा और किन लेन देनों को पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा। हमें केवल पुस्तकों में उन्हीं लेन देनों को लिखना है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद आता है सेकंड यानी कि रिकॉर्डिंग, लिखना। तो व्यवसाय की पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जा सकता है जिन लेन देनों को मुद्रा में मापा जा सकता है, और जिन लेन देनों को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उनका जो लेखा है पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर लिख लेना ही वर्गीकरण कहलाता है और जिस पुस्तक में इसे लिखा जाता है उसे खाता बही कहते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग यानी कि सारांश बनाना। सारांश के रूप में हमारे पास साल के अंत में रिपोर्ट तैयार होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग काउंट और बैलेंस शीट, जिससे हमें जानकारी मिलती है अलग अलग। प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ हानि की और बैलेंस शीट से उसकी वित्तीय स्थिति की, संपत्तियों और दायित्वों की। अंत में है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। व्यवसाय में जो भी लोग जिन्होंने पैसा लगाया है सभी व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं चाहते हैं भी क्या रहा, कितना देना है, प्रॉफिट में है क्या, इसकी पोजीशन क्या है व्यवसाय की। जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उन सभी तक ये सूचनाएं रिपोर्ट्स के माध्यम से पहुंच जाती हैं, खातों के माध्यम से। और उसके बाद आता है डेबिट क्रेडिट रूल। क्योंकि व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उनको लिखा जाता है, किसी को डेबिट साइड में, किसी को क्रेडिट साइड में। हर लेन देन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी कि एक को डेबिट साइड में लिखा जाता है, दूसरे को क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा और किसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो किन लेन देनों को डेबिट में लिखना है, किसे क्रेडिट में लिखना है, तो ये जानते हैं। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या किसी के नाम से खोले जाते हैं उसे व्यक्तिगत खाते कहते हैं। और इसको जो संबंधित जो नियम है हमारा एंट्री करने का वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीवर यानी लेने वाला, लेने वाले को डेबिट साइड में लिखा जाता है, देने वाले को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो डिटेल में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल जो पहला नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। दूसरा है रियल, इसमें ये जो खाता है हमारा ये व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित है। तो इस पर जो नियम लागू होता है हमारा वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नियम कहता है कि व्यवसाय में जब भी कोई चीज़ आएगी तो उसे डेबिट में लिखा जाएगा और व्यवसाय से कोई चीज़ जाएगी तो उसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। मान लीजिए आप कोई मशीनरी खरीदते हैं तो व्यवसाय में मशीनरी आती है और पैसा चला जाता है। अगर आप नगद में खरीदते हैं तो मशीनरी आई तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा और पैसा आपके हाथ से गया तो उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो एंट्री हो जाती है मशीनरी टू बैंक या कैश। तो ये इस तरह से दूसरी हमारा नियम हो गया। और जो आता है डेबिट में जाता है क्रेडिट में। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। तो नाम मात्र का खाता, इसमें सभी खर्चे और इनकम को लिखा जाता है। तो नियम है इसका, डेबिट में किसे लिखेंगे, डेबिट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। व्यवसाय के जितने भी खर्चे हैं या हानियाँ होती हैं उन्हें डेबिट में लिखा जाता है और व्यवसाय के जितने भी इनकम हो या गेन हो या प्रॉफिट हो उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ये हमारे 3 नियम हैं। पहला व्यक्तिगत खाते पे लागू होता है, दूसरा वास्तविक खाते पे, तीसरा नाम मात्र के खाते पे।
तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला नियम है लेने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। दूसरा नियम है कि व्यवसाय में जो आता है डेबिट में और जाता है क्रेडिट में। तीसरा है व्यवसाय के सभी खर्चों और हानियों को डेबिट में, व्यवसाय की आय और उसके जो गेन और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं लेखांकन की आवश्यकता। लेखांकन की क्या आवश्यकता है, हम लेखांकन की क्या ज़रूरत है हमें बनाने की, लेखांकन हम क्यों करते हैं लेन देनों का, तो आइए जानते हैं। तो पहला है जितने भी व्यवसाय के लेन देन होते हैं उनको डेट वाइज, तारीख वाइज व्यवस्थित तरीके से पुस्तकों में लिखने के लिए लेखांकन की आवश्यकता हमें पड़ती है, ताकि जो रिकॉर्ड है पूरा कंप्लीट वो हमें मिल सके, जिसकी जानकारी हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो सके लेखांकन के माध्यम से। दूसरा, जितने भी लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं व्यवसाय में, यानी कि लगाते हैं, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है व्यवसाय में, तो उन्हें भी व्यवसाय से संबंधित जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है तो उसका भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस में कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जो भी उस हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया है, तो लाभ होगा तो उसे भी मिलेगा ब्याज, या जो भी जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी जानकारी जो है इन्वेस्टर को लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तीसरा है कंडीशन। हमारा तीसरा है कंडीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, कि व्यवसाय की जो स्थिति है फाइनेंशियली वो कैसी है, उसकी जानकारी हमें हमारे लेखांकन जो हम करते हैं, जो हम खाते बनाए जाते हैं, जो हमारी लास्ट में बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमारे संपत्ति और दायित्व की जो स्थिति है व्यवसाय में वो क्या है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो प्रबंधकों को व्यवसाय में बहुत से निर्णय लेने होते हैं व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, तो उसे नियोजन यानी कि प्लानिंग करनी होती है और व्यवसाय के कार्यों पर नियंत्रण करना होता है। तो उसकी जो योजनाएं हैं या उसकी नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो सभी इन खातों पर आधारित होती है, और जैसे हमारे परिणाम आते हैं उनके आधार पर ही प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, आगे की प्लानिंग और कंट्रोलिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो उसके बाद है व्यवसाय के लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखांकन किया जाता है, जिसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाया जाता है वर्ष के अंत में, ताकि हम जान सके व्यवसाय के अंदर कितना लाभ है या हानि। उसके बाद नेक्स्ट है असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के अंदर कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। संपत्तियों से अभिप्राय कितना हमारा खुद का पैसा है, और दायित्व से हमारा अभिप्राय है कितना व्यवसाय ने बाहर लोगों को देना है। ये सभी जानकारी हमें लेखांकन से प्राप्त होती है। लास्ट में आता है कि व्यवसाय में कितने देनदार हैं, यानी कितने लोगों ने व्यवसाय को पैसा देना है, कितने लोगों ने व्यवसाय से पैसा लेना है, कितनी व्यवसाय की इनकम है और कितना व्यवसाय को खर्चा है, या अन्य बहुत सारी जानकारियाँ खातों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, जो हमें लेखांकन की सहायता से ही प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनका प्रयोग होता है हमारे अकाउंटिंग्स के अंदर बार बार, तो उनको कुछ टर्म्स आज हम करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में +1 के। तो पहला है पूंजी, कैपिटल। पूंजी क्या होती है? वह पैसा जो मालिक के द्वारा व्यवसाय में लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। जब भी बिजनेस शुरू होता है तो मालिक पैसा लगाता है कोई व्यवसाय शुरू करते समय, तो जो पैसा व्यवसाय को शुरू करते समय मालिक के द्वारा लगाया जाता है उसे पूंजी कहा जाता है। यानी मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा व्यवसाय में पूंजी कहलाता है। दूसरा है ड्राइंग, यानी कि आहरण। तो आहरण से हमारा अभिप्राय है तो मालिक के द्वारा जो पैसा व्यवसाय में से अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए निकाला जाता है उसे आहरण कहते हैं। यानी जो मालिक होता है वो व्यवसाय से अलग होता है, उसको अलग समझा जाता है व्यवसाय से। तो जब भी मालिक कोई भी पैसा व्यवसाय से निकालता है और उसे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर खर्च कर लेता है, यानी अपने बच्चों की फीस भर देना, अपने घर का बिजली का बिल भर देना, तो उसको आहरण कहा जाता है। अगर बिजनेस से पैसे निकाल कर बिजनेस पर ही खर्च कर देता है
तो उसे आहरण नहीं कहा जाता, वो व्यक्तिगत कार्यों पर खर्च होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा हुई, व्यवसाय में से जो पैसा मालिकों के द्वारा निकाल कर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर खर्च कर लिया जाता है उसे आहरण कहते हैं। तीसरा है करंट असेट्स, चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ वह संपत्तियाँ होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में, नगद में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे चालू संपत्तियाँ कहते हैं। वह संपत्ति जो एक साल के अंदर अंदर नगद में परिवर्तित हो जाए उसे चालू संपत्ति कहते हैं। ये एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड, सब। उसके बाद स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं? स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है जो व्यवसाय में हम खरीदते हैं व्यवसाय को चलाने के लिए, ना कि उसे बेचने के लिए। तो इसका यूज़ करते हैं हम बिजनेस में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। और जो फिक्स स्थायी संपत्तियाँ होती हैं ये हम खरीदने बेचने के लिए नहीं खरीदते। जैसे बिल्डिंग है, बिजनेस करने के लिए हमने बिल्डिंग ले ली, उसके बाद हमने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर भी चाहिए, गाड़ी खरीद ली बिजनेस के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी फिक्स असेट्स कहलाती हैं, क्योंकि हमने व्यवसाय के अंदर इसको यूज़ करना है, लेकिन इसको हमने बेचना नहीं है। उसका आता है लायबिलिटी, यानी कि देनदारी, दायित्व। कितने देनदारी है व्यवसाय की? तो व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय के बाहर के व्यक्तियों को जितनी राशि का भुगतान करना है उसे दायित्व कहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है एक। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? वह दायित्व जो किसी घटना के होने या ना होने पर निर्भर करता है उसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने अपने मित्र को पैसे उधार पर दिलवाए हैं 1 लाख रुपए, और आपने गारंटी ले रखी है उसकी, पैसे आपने दिलवाए हैं, आप उसके गारंटर हो। यदि वो पैसे देने से मना कर देता है तो यानी कि आपकी जो देनदारी है, जिसको आपने अपने मित्र को पैसे दिलवाए हैं, उसके देने या ना देने पर निर्भर करती है। अगर वो दे देता है तो आपकी गारंटी है ही नहीं, यानी आपका दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। अगर वो मना कर देता है तो आपका दायित्व हो जाएगा, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं वो आपसे लेगा। तो इस तरह के जो दायित्व होते हैं वो किसी घटना पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोर्ट में आप हार जाते हो तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, अगर आप जीत जाते हो तो नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के जो दायित्व होते हैं वो हो भी सकते हैं और भविष्य में नहीं भी हो सकते हैं। इनका होना ना होना किसी एक घटना पर निर्भर करता है। इस तरह के दायित्वों को कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। आज का ये हमारा +1 का फर्स्ट लेक्चर था और आप सभी का धन्यवाद।